हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल कुडोस में। आज हम कंक्रीट क्यूब की सीरीज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आपने पार्ट 1 में सीखा और देखा कि किस तरह से हम कंक्रीट क्यूब को फिल करते हैं, हमें एज पर आईएस कोड कितने नंबर ऑफ कंक्रीट क्यूब की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यह सभी जानकारी हमने पार्ट 1 में सीखी। हमने ये भी देखा कि हमें कंक्रीट क्यूब को क्योरिंग टैंक में कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, वो भी हमने पार्ट 1 में सीखा। आज हम पार्ट 2 में सीखेंगे कि किस तरह से कंक्रीट क्यूब की हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है, क्या तरीका होता है निकालने का। एज पर आईएस कोड कंक्रीट क्यूब का मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, वो हम यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 एक दूसरे से लिंक है। पार्ट 1 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था कि आईएस कोड 456-2000 में कितने नंबर ऑफ कंक्रीट क्यूब की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फॉर द टेस्टिंग के लिए। तो दोस्तों, इसके अंदर जो नंबर ऑफ सैंपल रिक्वायरमेंट थे वह 28 डेज के लिए थे। ठीक है, यदि आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर 7 डेज और 14 डेज के लिए भी टेस्ट होते हैं तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा क्यूब कास्ट करने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आफ्टर द कास्टिंग ऑफ कंक्रीट क्यूब हम उसे क्या करते हैं, हम उसे क्यूरिंग टैंक में डालते हैं। क्यूरिंग टैंक में कितने दिन के लिए हमें डालना है, यदि आपको 7 डेज के लिए डालना है तो 7 डेज तक आप रखिए, 28 डेज के लिए डालना है तो 28 डेज के लिए रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको यदि मान लीजिए आपको 28 डेज के बाद चेक करना है उसका स्ट्रेंथ, तो आपको 28 डेज के बाद आपको कंक्रीट क्यूब के मोल्ड को निकाल लेना है, और आफ्टर द 6 आवर्स और 8 आवर्स के बाद आपको उसे क्या करना है, एज ए टेस्टिंग के लिए ले लेना है। ठीक है, आफ्टर द ड्राई होने के बाद। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो आपका कंक्रीट क्यूब मोल्ड है उसका सबसे पहले आप वेट चेक करेंगे। वेट चेक क्यों करना है, तो पहला वेट चेक आपको इसलिए करना है, यदि आपने जब भी आपका मिक्स डिजाइन रेडी हुआ था तो उस मिक्स डिजाइन के अंदर आपकी कंक्रीट की डेंसिटी फाइनल हुई होगी। वो जो भी कंक्रीट की डेंसिटी फाइनल हुई होगी वह डेंसिटी के हिसाब से ये जो कंक्रीट क्यूब का मोल्ड है उसके अंदर वेट उस हिसाब से आ रहा है या नहीं आ रहा, वह चेक आप इसमें कर सकते हैं। दूसरा, यदि आपका वेट उस डेंसिटी के हिसाब से कम आता है तो 90% श्योर होता है कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा। यह हो सकता है कि आपका जो बेसिक प्लाट में जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें तो डेंसिटी ओके बता रही है, बट आपने यहाँ पर जो मोल्ड कास्ट किया है तो उसका कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं किया हो या आपका पोर प्रॉपर नहीं हुआ हो कंक्रीट मोल्ड में, जिससे आपका जो है डेंसिटी नहीं बता रहा, जिससे आपका रिजल्ट नहीं शो करेगा। तो ये जो वेट है वो आपको एक इंडिकेट करता है कि आपका रिजल्ट ओके आ सकता है या नहीं आ सकता। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है वेट चेक करते हैं। अब वेट हम कैसे चेक करेंगे उसके बारे में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ मान लीजिए कि मैंने अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर जो मिक्स डिजाइन करवाया उसके अंदर मेरी जो कंक्रीट की डेंसिटी आई वो 2400 kg पर क्यूबिक मीटर आई। दोस्तों, यूं तो आपको पता ही होगा कि कंक्रीट की जो डेंसिटी है वह 2400 से लेकर 2500 kg पर क्यूबिक मीटर में वेरी करती है। मेरी कंस्ट्रक्शन साइट पर 2400 kg पर क्यूबिक मीटर आया तो उसके हिसाब से मेरा वेट कितना निकलना चाहिए मेरे इस कंक्रीट मोल्ड का, तो उसका निकालने का जो फॉर्मूला है वह है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, 2400। वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो वो कितना रहेगा, आपको पता ही है मोल्ड का कितना है मेरा साइज 0.150, मतलब कि 150 mm। तो मुझे क्या करना है, 0.150 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स में करूंगा तो मुझे यहाँ पर वेट ऑफ कंक्रीट क्यूब निकल जाएगा। कितना निकला, 8.1 kg। यहाँ मुझे कितना मिल रहा है, 8.4 समथिंग मिल रहा है, मतलब कि 8.1 से ज्यादा मिल रहा है। यदि मुझे 8.1 से कम मिलता तो एक थोड़ा सा इंडिकेट हो जाता कि हो सकता है इस क्यूब मोल्ड का मुझे स्ट्रेंथ ना मिले। उसकी नेक्स्ट आपको क्या करना है,
नेक्स्ट आपको कंक्रीट क्यूब का जो मोल्ड है वेट करने के बाद उसे आपको टेस्ट करना है सीटीएम मशीन में। ठीक है, सीटीएम मशीन मतलब कि कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन। ठीक है, अब ये सीटीएम मशीन में जो आप टेस्ट करेंगे उसका एक फॉर्मूला है, वो क्या है, लोड अप्लाइड क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपको लोड अप्लाइड करना है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्या है आपका एरिया 150 mm बाय 150 mm का जो एरिया है उसमें आपको लोड अप्लाइड करना है। ठीक है दोस्तों, वो कैसे होता है मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि सीटीएम मशीन में जो आप लोड अप्लाइड करेंगे उसके बारे में आईएस कोड में कुछ लिखा हुआ है। आईएस कोड 516 1959 पेज नंबर 12 के अंदर ये लिखा हुआ है, जब भी आप लोड अप्लाइड करेंगे तो वो जो लोड है वो आपका 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होना चाहिए। मतलब कि पर मिनट आपको 140 kg आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसमें आपको ग्रेजुअली अप्लाइड करना है। कब तक अप्लाई करना है, जब तक कि अनटिल द सैंपल फेल, जब तक कि आपका सैंपल फेल ना हो जाए तब तक। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि आपको कंटिन्यूसली लोड अप्लाइड करना है 140 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, ऐसा ही दोस्तों IS 516 पार्ट 1 सेक्शन 1 2021 पेज नंबर 2 क्लाउज नंबर 3.5.2 में भी लिखा हुआ है कि आपको 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट का लोड अप्लाइड करना है। ये दोनों सेम है। ये कैसे हम चेक करते हैं मैं आपको आगे वीडियो में बता देता हूं। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको यहाँ पे वीडियो बता देता हूं। दोस्तों यहाँ वीडियो के अंदर मैं आपको शो करूंगा कि किस तरह से डिजिटल मशीन के अंदर यहाँ दिखाएगा कि कितना लोड अप्लाइड हो रहा है। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि ग्रेजुअली क्या हो रहा है, आपका रीडिंग दिखा रहा है किलो न्यूटन के अंदर और नीचे दिखा रहा है 5.25। दोस्तों ये जो 5.25 है वह ये शो कर रहा है कि आपका जो कंक्रीट मोल्ड है उसके ऊपर लोड जो अप्लाइड हो रहा है वो 5.25 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर हो रहा है। अभी आप सोच रहे होंगे कि आईएस कोड में तो लिखा था कि 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होना चाहिए, तो यहाँ पर तो 5.25 किलो न्यूटन पर सेकंड कैसे आया। तो डिजिटल के अंदर पर सेकंड में दिखाया गया है। तो इसको किस तरह से हम सॉर्ट आउट करेंगे मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों आपने डिजिटल मशीन में देखा कि 5.25 किलो न्यूटन पर सेकंड का लोड अप्लाइड हो रहा है, वह कैसे आया तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आईएस कोड में लिखा था कि आपको 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट का लोड अप्लाइड करना है। तो वो जो 140 kg से 5.25 किलो न्यूटन कैसे आया वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। दोस्तों आपको पता ही होगा कि 1 kg के अंदर 9.81 न्यूटन होता है। ठीक है, यदि मुझे न्यूटन को किलो न्यूटन में चेंज करना है तो मुझे डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 1000 न्यूटन होता है। आईएस कोड में लिखा था 140 kg पर स्क्वायर मीटर पर मिनट। तो मुझे अगर इसको इसमें चेंज करना है किलो न्यूटन में केजी को, तो पहले मैं क्या करूंगा, केजी को न्यूटन में चेंज करूंगा मल्टीप्लाई बाय 9.81 और न्यूटन को किलो न्यूटन में चेंज करूंगा तो डिवाइड बाय 1000 कर दूंगा। तो मेरा केजी क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन हो जाएगा। स्क्वायर सेंटीमीटर सेम रहेगा, मिनट सेम रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो मुझे आंसर मिलेगा 1.3734 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट को अब मुझे क्या करना है, पर सेकंड में चेंज करना है। तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए मुझे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। और उसके बाद आपका ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है वो क्या शो करता है, वो ये शो करता है कि लोड अप्लाइड ऑन सरफेस एरिया पर सेकेंड। ये क्या कर रहा है, आपका जो लोड अप्लाइड हो रहा है सरफेस एरिया पे पर सेकेंड, उसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो आपका जो सरफेस एरिया है वो कितना है, सेंटीमीटर में, इसलिए मैंने यहाँ पे 15 × 15 लिखा है। यदि mm में होता तो 150 mm बाय 150 mm लिखता। ठीक है,
तो 115 इंटू 15 डिवाइड बाय मिनट, मिनट है तो मुझे उसमें क्या चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है, इसलिए मैंने क्या किया, मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड किया। तो आपका आंसर आ गया 5.25 किलो न्यूटन पर सेकेंड। आ गया आपका आंसर यहाँ पर। किस तरह से डिजिटल मशीन में इसको यहाँ पर डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया है इजीली। ठीक है, दूसरा आईएस कोड में एक और जगह लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर मिनट। वो भी आपको सेम करना है, मिनट को सेकंड में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 60, न्यूटन को किलो न्यूटन में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो क्या आएगा 14 डिवाइड बाय 1000, तो आपका न्यूटन से किलो न्यूटन हो गया, पर एमएम स्क्वायर हो गया, पर मिनट हो गया। ठीक है, इसको मैं डिवाइड को मैं अगर आंसर में कन्वर्ट करूं और एमएम स्क्वायर जो मेरा सरफेस एरिया है उसको मैं मल्टीप्लाई करूं, तो अगर वो एमएम को मुझे चेंज करना है सरफेस एरिया को, मैं किस तरह से करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 150 इंटू 150। यह मेरा स्क्वायर मीटर था इसलिए मैंने 50 इंटू 15 लिखा, यह मेरा एमएम में है इसलिए मैंने 150 इंटू 115 लिखा। इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करके जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा आएगा 5.25 किलो न्यूटन पर सेकेंड। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया 5.25 किलो न्यूटन पर सेकेंड कहां से आया। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि किस तरह से हमें जो है यहाँ पर स्ट्रेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, जो कि मैंने आपको अधूरे में छोड़ दिया था। पूरा वीडियो आप देख लीजिए किस तरह से जो है यहाँ पर स्ट्रेंथ निकली है। दोस्तों आपको शायद यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है M55, मतलब कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट मेरा कौन सा है, M55 का है। ठीक है, दोस्तों यहाँ जो रीडिंग आई है आफ्टर द टेस्टिंग वो आई है 1410.5। डिजिटल मशीन में, सीटीएम मशीन में डायरेक्टली रिजल्ट दे दिया गया है 62.69 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। पर ये कैसे आता है मैं आपको यहाँ पे पूरा विस्तार में समझाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला समझ लीजिए, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की मुझे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है तो उसका जो फॉर्मूला होगा, मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव लोड कैरिड बाय स्पेसिमेन। आप जो उस पर लोड अप्लाइड कर रहे हो, मैक्सिमम लोड वो कितना आया, ठीक है, वो यहाँ पर लिखना है, डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया सरफेस ऑफ स्पेसिमेन। मतलब कि आपका जो कंक्रीट क्यूब का मोल्ड है उसका सरफेस एरिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा। तो दोस्तों क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना तो इजी है, लेंथ इंटू विड्थ। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हुआ, 150 mm इंटू 150 mm, मतलब कि 22,500 mm स्क्वायर। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। आपका मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव लोड कितना उसने कैरी किया स्पेसिमेन ने, तो आपका लोड इतना कैरी किया 1410.5। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में अगर आप पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। दोस्तों ये फॉर्मूला में कहां से लाया, तो आईएस कोड 516 पार्ट 1 सेक्शन 1 2021 पेज नंबर 2 में ये लिखा हुआ है कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ आपको किस तरह से निकालना है। जो आपका एफ है वह है मैक्सिमम लोड जो कैरी करेगा आपका स्पेसिमेन वह, और एसी जो है आपका वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। एफसी क्या शो करता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। एमपीए, एमपीए को हम न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको अब दोस्तों क्या करना है, आपको इसके अंदर, इस रिजल्ट के अंदर इसको डाल देना है। तो आपका जो कॉम्प्रेसिव लोड आया वो कितना आया, स्पेसिमेन ने कितना लोड को कैरी किया, 1410.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको डाल दे रहा हूँ किलो न्यूटन को। ठीक है, क्योंकि ये आपका रिजल्ट किसमें है, किलो न्यूटन में है। अगर किलो न्यूटन, मुझे क्या रिजल्ट चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए न्यूटन पर एमएम स्क्वायर के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करूंगा। और आपका सरफेस एरिया आपको पता ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरफेस एरिया 150 इंटू 150 मतलब कि 22,500। ऐसे करने पर जो आपका रिजल्ट आएगा वो आया 62.69 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर।
इस तरह से आपका रिजल्ट निकलता है। सीटीएम मशीन, आजकल डिजिटल मशीन में डायरेक्टली रिजल्ट लिख देते हैं 62.69, बट ये कैसे आया उसको मैंने यहाँ पर आपको विस्तार में समझा दिया। अब यदि दोस्तों आपका जो ये रिजल्ट आया है 62.69, तो ये क्यूब का जो रिजल्ट आया है वो पास हुआ है या फेल हुआ है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए IAS कोड 456 अमेंडमेंट नंबर 5 के अंदर आपको बता दिया गया है कि आप कितने दिन के लिए टेस्ट कर रहे हैं तो आपका कितना रिजल्ट आना चाहिए। यदि आप 3 डेज के लिए चेक कर रहे हैं तो आपका 45% रिजल्ट आना चाहिए, स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ आनी चाहिए आपकी। 7 डेज के लिए 60% आनी चाहिए, 14 डेज के लिए 85% आनी चाहिए और 28 डेज के लिए 100% आनी चाहिए। ये कहाँ लिखा हुआ है? अमेंडमेंट नंबर 5 IAS 456 2000 पेज नंबर 5 में बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये किस तरह से निकलता है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। जैसा कि आपने वीडियो में देखा था कि हमारा जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो कौन सा है? M55 है। M55 है। मान लो कि यदि मैं 28 डेज के लिए जो मैंने टेस्ट किया वो 28 डेज के लिए किया, तो अभी आपने देखा कि 28 डेज के लिए अगर मैं करूंगा तो मुझे कितना स्ट्रेंथ आना चाहिए? 100% स्ट्रेंथ आना चाहिए। तो 28 डेज के लिए कितना आएगा? 100%। तो 100 डिवाइड बाय 100 मतलब कि मेरा 55 न्यूटन पर mm स्क्वायर रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ पर अगर एक और है, यदि मैं 7 डेज के लिए चेक करता तो 7 डेज के लिए आपको कितना मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट था स्ट्रेंथ? तो 7 डेज के लिए 60% रिक्वायरमेंट था। तो दोस्तों क्या होगा? 7 डेज के लिए 60%, तो 60 डिवाइड बाय 100। तो M55 अगर यदि आप ग्रेड यूज कर रहे हैं तो आपका मिनिमम 7 डेज के लिए 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए। 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम आता है तो आपका क्यूब मोल्ड का रिजल्ट कम आया, और यदि उससे ज्यादा आता है तो ज्यादा आया। बट इसमें मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये फेल हो गया या पास हो गया। फेल हो गया या पास हो गया वो जो है IAS कोड ने उसके लिए एक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया हुआ है कि क्या उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रहेगा। यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कैसे हम चेक करते हैं। यह जो रिजल्ट है दोस्तों वह एक सिंगल स्पेसिमेन, सिंगल कंक्रीट क्यूब मोल्ड का रिजल्ट है। यह जो रिजल्ट शो करता है एक सिंगल स्पेसिमेन का रिजल्ट शो करता है। ठीक है, IAS कोड के अंदर अमेंडमेंट नंबर 5 के अंदर जो लिखा हुआ है, IAS कोड अमेंडमेंट नंबर 5 में जो लिखा हुआ है कि कंक्रीट क्यूब की मिनिमम स्ट्रेंथ इतने दिन के लिए मिनिमम इतनी आनी चाहिए। मतलब कि 7 डेज में 60%, 28 डेज में 100%। इट मीन्स जो वो रिजल्ट आएगा, यदि आप M55 ग्रेड का यूज करते हैं और उसका रिजल्ट 28 डेज के लिए अगर आप चेक कर रहे हैं तो उसका FCK जो होगा वो 55 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। मतलब कि आपका जो रिजल्ट है वो 55 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए मिनिमम। बट उसके लिए भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया हुआ है IAS कोड में, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक आप बने रहिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।